दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहाने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की 9वीं कक्षा का पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को विरह की कवयित्री और पशु पक्षियों की चहेती ऐसा कहा जाता है। उनके जितना भी साहित्य है वह एक तो कविता उनकी विरह के बारे में है और जो कहानियां हैं वह पशु पक्षियों के बारे में अधिकतर है। वो पशु पक्षियों से अधिक प्रेम किया करती थी और उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श रख दिया है कि मनुष्य पशु पक्षियों के साथ यदि प्रेम के साथ रहता है, उनके ऊपर स्नेह करता है, तो निश्चित रूप से पशु पक्षियों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बना रहेगा और वे भी हमारे लिए बहुत ही नज़दीक के बन जाएंगे और परिवार के सदस्य की तरह रहेंगे। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तो प्रस्तुत है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है 1907 में और उनकी मृत्यु हुई है 1987 में। ये हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे मीरा कृष्ण के विरह के लिए तड़पती थी, उसी तरह महादेवी वर्मा जी भी अपने प्रेमी के लिए तड़पती थी। तो उनके काव्य में विरह की वेदना देखने को मिलती है। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा भी प्राप्त की। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महाविद्यालय विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी वे प्राचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1932 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद के संपादन का कार्यभार संभाला। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, परिक्रमा आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनके रेखा चित्र हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार संस्मरण है। गिल्लू यह एक कहानी है। श्रृंखला की कड़ियां इनका निबंध संग्रह है। इन्हें प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान, इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए अब हम देखते हैं गिल्लू इस पाठ के माध्यम से हमें कौन से उद्दिष्टों की प्राप्त होगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला, मन में दया और करुणा की भावना रखेंगे। दूसरा, हम जीवों पर दया करेंगे। तीसरा, मानवता का महत्व समझेंगे। और चौथा, हम दिए गए प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी के सारांश को समझते हैं। कहानी के सारांश के माध्यम से हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का सार इस तरह से है। लेखिका अपने बगीचे में ताज़ा खिली हुई सोनजूही की पीली कली को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है। ऐसा होता है कि किसी वस्तु या स्थान के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो अचानक ही वे यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो जैसे ही वो सोनजूही की पीली कली को देखती हैं तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और उन्हें कुछ याद आने लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब लेखिका को सोनजूही बहुत सुंदर लगती थी, किंतु गिल्लू उसके मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ जाता है कि उसे भूला पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। उसकी याद सोनजूही से जुड़ी है क्योंकि वह छोटा सा जीव उसी की छाया में बैठा करता था और लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका गिल्लू की याद में खो जाती है। उसे लगता है कि उस सुनहरी कली के रूप में वह चौंकाने के लिए आया है। गिल्लू अपने घोंसले से गिरकर घायल हो गया था और कौवे उस पर अपनी चोंचों से प्रहार कर रहे थे। वह तो संयोग था कि लेखिका की नजर पड़ी और गिल्लू को बचाया जा सका। तो इस तरह से कौवे
यानी कि गिल्लू को अपना आहार बनाना चाहते थे, गिलहरी को अपना आहार बनाना चाहते थे, उसे खाना चाहते थे और चोंचों से उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे। लेकिन उतने में ही लेखिका की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वह गिल्लू को बचाती है। उपचार के बाद वह बच जाता है। वह अपने सुंदर रूप से सबको चकित कर देता। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। तो इस तरह से लेखिका ने उसका नाम, उस गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया। सभी के जीवन की अवधि निश्चित होती है। पहले बचपन आता है, फिर युवावस्था और उसके बाद बुढ़ापा। गिल्लू के जीवन में भी किशोरावस्था और युवावस्था आती है और उसके व्यक्तित्व में एकदम से परिवर्तन दिखाई देता है। गिलहरियों का कुल जीवन 2 वर्ष का होने के कारण उनमें 3-4 माह में जवानी के लक्षण आने लगते हैं। गिल्लू लेखिका के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता था जैसे कोई मनुष्य करता है। युवावस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है, अर्थात घूमना चाहता है, खुली हवा में घूमना चाहता है। लेखिका उसे मुक्त करती है तो वह अपने समूह की गिलहरियों से मिलता है। गिल्लू के खाने का अंदाज भी अलग था और उसकी रुचि भी विशिष्ट थी। वह खाने में काजू पसंद करता था। काजू न मिलने पर या तो वह बाकी चीजें खाता ही नहीं था या उन्हें अपने झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका को मोटर दुर्घटना में चोट लग जाती है और कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। इस बीच गिल्लू बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जो प्यार उसे लेखिका देती थी वह किसी अन्य से नहीं मिलता था। लेखिका का कमरा खुलने पर वह दौड़ता है किंतु उसे न पाकर वह वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। यहाँ तक कि लोग उसे काजू खाने के लिए देते हैं जो उसके खाने की सबसे प्रिय वस्तु थी, पर उन्हें खाता नहीं है। 2 वर्षों के बाद लेखिका को यह आभास हो गया था कि अब गिल्लू की उम्र पूरी हो चुकी है और वह बूढ़ा ही नहीं बल्कि मृत्यु के पास पहुंच चुका है। गिल्लू के ठंडे पंजों की पकड़ से लेखिका को उसकी अंतिम घड़ी पास आने का पता चलता है। वह उसे ठंडक से बचाने के लिए हीटर जलाकर गर्माहट देने का प्रयास करती है, किंतु सुबह होते ही वह दूसरे जीवन में जागने के लिए सो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। हम किसी की याद को यादगार बनाए रखने के लिए समाधि बनाते हैं। गिल्लू की याद में लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे एक समाधि बनवाई क्योंकि गिल्लू को सोनजूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। उसकी मृत्यु के पश्चात लेखिका ने उसका झूला उतरवाकर रखवा दिया और खिड़की की जाली भी बंद करवा दी, जिससे बाहर निकलकर वह अन्य गिलहरियों से मिलने जुलने जाया करता था। लेखिका ने इस रेखाचित्र के जरिए मनुष्य और पशु के बीच विकसित होने वाली संवेदनशीलता और सहानुभूति को चित्रित किया है। लेखिका ने गिल्लू के भीतर ऐसी मानवीय संवेदना और ऊंचाई भर दी है जिससे एक छोटा सा जीव महानता का अधिकारी बन जाता है और हमारे दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर कहानी का सारांश प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से इस सारांश के माध्यम से आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी और निश्चित रूप से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप सफल हो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।